स्मृति, अनुराग, अनुभव, बंसल, जय, अक्षय, शुभम, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी तक मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ पहुंच पा रही है। और एक बार आप मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो कैसा है, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। कल हमने साउंड चैप्टर जो है उसे हमने खत्म किया था, ठीक है। निशांत, स्मृति, विशाल, अक्षय, दीप्ति, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आलोक, क्लास स्टार्ट हो गई आपकी? परेशान थे आप, क्लास नहीं चल रही। देखो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़े कलर बनाते हैं, येलो कलर, ये मैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये बेटा हमें क्लास में पढ़ना आज की, ठीक है। हाँ, सोनी सिंह, विशाल कह रहे हैं स्टार्ट क्लास करें। काजल गौतम कह रहे हैं गुड इवनिंग। नितिन, शुभम, राहुल, अक्षय, सभी को नमस्कार। चलो अब शुरू करते हैं हम आज का रंगारंग कार्यक्रम। ये बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके बारे में सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि होती है नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे। अच्छा, जो बच्चे वेव की क्लास पहली क्लास से ले रहे हैं उन्हें पता है कि मैकेनिकल वेव हमने उन्हें कहा था, यांत्रिक तरंगे उन्हें कहा था जो वेव केवल किसी मीडियम में, माध्यम में ही चल सकती है। याद है, मैकेनिकल वेव केवल मीडियम में चलेंगी, माध्यम में। जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया था साउंड, आवाज कि साउंड जो है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये 7 वेव हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 7 के नाम लिखाऊंगा मैं आपको। ये 7 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये नॉन मैकेनिकल हैं, सातों की सातों, यानी सब की सब वैक्यूम में, निर्वात में चल सकती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इनकी एक खास बात क्या है कि नॉन मैकेनिकल हैं, ये वैक्यूम में, निर्वात में चल सकती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वैक्यूम में, निर्वात में चलती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 3 × 10⁸ की स्पीड से। आप कहोगे सर ये स्पीड 3 × 10⁸ तो प्रकाश की, लाइट की स्पीड है, लाइट भागती है इतनी स्पीड से तो वैक्यूम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो 3 × 10⁸ की स्पीड से केवल लाइट नहीं, टोटल 7 वेव ट्रैवल करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटी क्लास में हमें उन 7 में से केवल लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। आज हम इन 7 के 7 का जिक्र करेंगे। इनमें रेडियो वेव आएंगी, एक्स किरणें आएंगी, गामा आएंगी, माइक्रो आएंगी, ये सब आएंगी। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travel with a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। हिंदी में लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ये क्वेश्चन बिहार के पीसीएस के एग्जाम में भी आया हुआ एक बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी है। तो हमें क्या बताना है
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। दूसरे बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने आपको मैकेनिकल वेव बताया था, यांत्रिक तरंगे बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो मैंने कहा था कि जो पानी की सतह पे पैदा होती है वो ट्रांसवर्स हैं, रस्सी हिलाएंगे ट्रांसवर्स वेव है, साउंड बताया था लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो नॉन मैकेनिकल वेव हैं ये ट्रांसवर्स होती हैं कि लॉन्गिट्यूडनल, बेटा याद रखना कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखवाऊंगा मैं आपको, ये 7 की 7 जो होती है इनका नेचर होता है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। कोई भी अगर नॉन मैकेनिकल वेव है, ऐसी वेव जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है इतनी स्पीड से, वो सब की सब ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होती हैं। हो सकता है कि नॉन मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल भी होती हो, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है या उनका मैथमेटिक्स अभी हम डेवलप नहीं कर पाए। तो कोई आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स, ओनली ट्रांसवर्स, केवल अनुप्रस्थ। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कोई से भी लिखवाई जाएंगी आपको साथ के साथ में, इन सब का नेचर होता है ट्रांसवर्स। ये होती है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। तो दोबारा एक बार समझेंगे, अगर कोई मेरे से कहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंगे हैं। नॉन मैकेनिकल का मतलब यह है कि वैक्यूम में चल सकती हैं और वैक्यूम निर्वात में कितनी स्पीड से भागती हैं, 3 गुणा 10 की पावर 8 की स्पीड से। ये ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य, हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब आप कहेंगे सर एक चीज बताओ कि जो 7 बार बार आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनके नाम भी लिखवा दो, ठीक है। तो मैं एक बार इनके नाम लिखवा देता हूं। ये बच्चा कह रहा है सर वन हमिंग साउंड कम, मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, बता दो मुझे अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, तुम चेक कर लेंगे। देखना अब आ रही है क्या, थोड़ा लूज था वायर वैसे, तो किसी बच्चे ने वैसे लिखा नहीं है, वरना तो कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं। देखो बेटा 7 वेव कौन कौन सी हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, एक लिखेंगे माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, एक लिखेंगे हम इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे। आ रही है, चलो एक बार मैं दोबारा से कर लेता हूं। अब शायद नहीं आएगी, है ना, वॉइस आएगी क्लियर। देखो आवाज तो भाई क्लियर आनी चाहिए ना, वरना तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। तो आवाज ही क्लियर नहीं आएगी तो टॉपिक कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा। इन देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, एक लिखेंगे हम विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, एक लिखेंगे हम अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक लिखेंगे हम एक्स रेज, एक्स किरणें, और एक लिखेंगे हम गामा किरणें। ये जो वाई जैसा बनाना है इसे गामा बोलते हैं हम, गामा किरणें। अच्छा हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना भाई, आगे से अब मैं इनके हिंदी नाम यूज नहीं करूंगा, क्लास में इनके हम इंग्लिश नाम यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, इसकी कुछ मजबूरी है हमारी, कुछ वजह है। हिंदी वाले बच्चे जितने भी हैं वो इंग्लिश नाम जरूर साथ में लिखें। रेडियो तरंगों के साथ लिखना है, साथ में रेडियो वेव, सूक्ष्म तरंगों के साथ माइक्रोवेव, अवरक्त के साथ इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश के साथ विजिबल लाइट, पराबैंगनी के साथ अल्ट्रावायलेट, एक्सरे तो एक्स किरणें है ही, और गामा गामा है ही। इसकी वजह पता क्या है, इसकी वजह यह है वो कई बार हिंदी में करता है एग्जामिनर बदतमीजी। वो क्या करेगा, एग्जाम में सूक्ष्म तरंगे लिखेगा ही नहीं, वो क्या करता है हिंदी में लिख देता है माइक्रोवेव, ऐसे लिख देगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव का मतलब क्या है, सूक्ष्म तरंगे। वो हिंदी में अवरक्त तरंगे लिखता ही नहीं है, वो इंफ्रारेड को हिंदी में से लिख देगा इंफ्रारेड। वो पराबैंगनी किरणें लिखता ही नहीं है, ये अल्ट्रावायलेट को आप शॉर्टकट में यूवी किरणें कह सकते हैं। यू का मतलब अल्ट्रा, वी का मतलब वायलेट, वो हिंदी में से लिख देता है यूवी किरणें। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी नाम के साथ में इंग्लिश नाम जरूर लिखें, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में आप पढ़ के जाओ और केवल हिंदी इंग्लिश की वजह से गलत हो जाए। अभी बेटा 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपके सामने लिखी। इन सब की खास बात क्या है, ये सब की सब वैक्यूम में जब चलेंगी तो वैक्यूम में इन सब की जो स्पीड होगी वो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की होगी। तो सब वैक्यूम में इन सब की चाल कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की। तो चाहे लाइट की स्पीड पूछे वैक्यूम में, एक्स किरणें की पूछे, गामा की पूछे, सबकी स्पीड यही है, 3 गुणा 10 की पावर 8। दूसरी चीज, कई बार वो पेपर में क्या करेगा, आपको 4 ऑप्शन देकर पूछेगा बताओ इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन सी नहीं है। तो जो नाम आपको इन 7 में से मिल गया वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उन्हें बड़े ध्यान से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इनमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बेटा ऑप्शन दिया उसने पेपर में हमें, एक लिखा एक्स रेज, एक्स किरणें, एक ऑप्शन दिया उसने हमें माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, एक ऑप्शन दिया उसने हमें विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, और एक ऑप्शन हमें दिया गया पेपर में साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आप किस पर टिक लगाओगे। एक बच्चे क्लास में भाई लेट मत आया करो, जो लेट आता ना गुड मॉर्निंग वगैरह मत लिखा करो, फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। ये सुधा शर्मा तुम्हारे लिए था स्पेशली, प्रियांशु सिंह, अतुल, सनी, विनित, भाई टाइम से आया करो क्लास में, ये चलती हुई क्लास में नहीं आना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने केवल। राहुल चौधरी ने सही आंसर दिया, नेहा, ज्योति उपाध्याय, निशांत, आलोक, शुभेंदु, सोनम यादव, अक्षय, जया, जीपू कुमार, सौरभनाथ, विशाल, बिल्कुल ठीक है सबका आंसर, बाकी भी सब सही देंगे। देखो आपको पता है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। आपको सर आपने एक्स किरणें तो लिखवाया हमें, ये तो है, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे भी लिखवाया है, विजिबल लाइट भी लिखवाया है, पर जो साउंड वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आंसर क्या बन गया हमारा, डी ऑप्शन, पूरी क्लास का सही है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, से थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बताना बेटा इस बार की कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, पहले क्या बताया था कि नहीं है, इस बार बताना कि कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन है ओनली अल्फा रेज, केवल अल्फा किरणें, ओनली बीटा रेज, केवल बीटा किरणें, ऑप्शन है ओनली गामा रेज, केवल गामा किरणें, एक ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, सभी, उपरोक्त सभी। तो किस पर टिक लगाओगे आप। काजल, शुभम, नितिन, स्मृति, भूपेश, गुजर, अनुराधा, आर्यन कुमार झा, सब करो ये। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो किस पर टिक लगाएंगे आप। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। शुभेंदु जाना का गलत हो गया है, सोनम यादव जी का ठीक है, ज्योति उपाध्याय का भी सही है, जीपू का गलत हो गया है। देख रहे हो अभी आपको सब कुछ बताया है तब भी गलत कर दिया है, टीचर ऐसे फंसाता है पेपर में। शुभम सिंह का गलत है, विशाल का सही है, निशांत का गलत है, नितिन कुमार का गलत है। देखो भाई से बताओ, अभी मैंने आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई, तो बाबू मैंने यहाँ पे कहीं पे अल्फा बीटा आपको बताया क्या, तो आप सभी क्यों बता रहे हो। अल्फा बीटा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि 3 गुणा 10 की पावर 8 की स्पीड से चलें। मैंने आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखवाई हैं, उनमें केवल गामा लिखवाया, अल्फा बीटा तो लिखवाया ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम पढ़ के पेपर में जाते नहीं है,
और बचपन से हम अल्फा बीटा गामा को एक साथ सुन रहे हैं कि अल्फा कंपनी, बीटा कंपनी, गामा कंपनी, अल्फा बीटा गामा 3 सेक्शन बनाए, अल्फा बीटा गामा 3 ग्रुप बनाए। ये बेटा अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं ना, ये आप इन तीनों को एक साथ सुनते हैं। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता, तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में टीचर आपको पढ़ाएंगे कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे कि रेडियम, जैसे कि यूरेनियम। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, ये किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बाहर निकलती हैं, तो ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं। अगर पेपर में पूछे कि रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर निकले, तो अल्फा बीटा गामा तीनों हैं। पर इन तीनों में से कौन सी है जो 3 गुना 10 की पावर 8 की स्पीड से भाग सकती है, तो केवल गामा है। तो अगर पेपर में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, तो आप बोलेंगे ओनली गामा। लेकिन पेपर में आ जाए कि इनमें से रेडियो एक्टिव रेज कौन सी है, रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी हैं, रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव किरणें। तो आप बोलेंगे अल्फा बीटा गामा तीनों, अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी, तो तीनों हैं। रेडियो एक्टिव किरणें पूछेगा तो तीनों, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग पूछेगा तो हम बोलेंगे ओनली गामा। ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेटा हाँ बिल्कुल है। हीट जो है ना, आप उसे ही समझो ना, हीट क्या है, प्रकाश है ना, लाइट ही तो है, या फिर इंफ्रारेड वेव, आई बताऊंगा आगे चल के। तो हीट में वही है, प्रकाश है, उसका कुछ पार्ट उसका इंफ्रारेड होता है। तो हीट भी एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो हमने एक प्रकार का क्वेश्चन तो कर लिया, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सी नहीं है। तो जो 7 नाम आपको बताए, अगर उनमें से मैच करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनमें से मैच करेगा तो नहीं है। जैसे कोई पूछ ले कैथोड रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। कैथोड किरणें पूछ ले, साउंड वेव पूछ ले, अल्फा बीटा किरणें पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि भाई कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें पूछ ले, ये सब नहीं है। जो 7 नाम लिखवाए हैं, गामा, रेडियो, एक्सरे, माइक्रो, इंफ्रा, यही है केवल। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं केवल इंग्लिश नाम यूज करूंगा। मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश नाम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो हिंदी में भी इंग्लिश नाम ही लिखता है। एक रेडियो वेव पढ़ना है, एक पढ़ना है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स किरणें और गामा किरणें, इन सबको अरेंज करते हैं। रेडियो, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड अवरक्त, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। ठीक। अब बेटा क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इनमें से किसकी वेवलेंथ, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, वेवलेंथ ज्यादा किसकी और कम किसकी। ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये बिल्कुल आपको बेटा यही पैटर्न याद रखना है कि पहले रेडियो, फिर माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। इसका कुछ फायदा है, देखो ये जान पूछ के मैंने ऐसा लिखा था कि आपको याद करना आसान रहे। अगर पेपर में कोई पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य किस वेव की है, तो हम बोलेंगे जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, सबसे टॉप पर कौन लिखा है बेटा, रेडियो। तो रेडियो की जो वेवलेंथ है वो होती है सबसे ज्यादा, तो इसकी होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य।
तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? रेडियो की। अधिकतम तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे कम माइक्रो की, उससे कम इंफ्रा की, घटते 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 सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी गामा की। मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ को आएंगे तो वेवलेंथ घटेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो रेडियो की है, घटते 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 सबसे कम किसकी होगी? गामा की। लेकिन पेपर में शायद ही कभी ऐसा होगा कि वो आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे तो आपको रेडियो ऑप्शन में मिल जाए और मिनिमम पूछने पर गामा मिल जाए, ऐसा होगा नहीं। वो क्या करेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा और रेडियो ऑप्शन में रखेगा ही नहीं, फिर आप टिक लगाएंगे माइक्रो पे, माइक्रो ऑप्शन में नहीं है तो इंफ्रा पे, वो भी नहीं है तो विजिबल पे, वो भी नहीं है तो अल्ट्रा पे। यानी जो नाम टॉप पर है, ऐसे याद रखना, जो नाम लिखा हमने टॉप पर उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य ज्यादा, और जो नाम नीचे लिखा है उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम। तो अगर मैं आपसे कहूं बताओ, इंफ्रारेड में और अल्ट्रावायलेट में, अवरक तरंगों में इंफ्रारेड में और अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी में कम वेवलेंथ किसकी है? इंफ्रा और अल्ट्रावायलेट में किसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम है? ये बताओ। हमें और जीने की ज़रूरत है। हाँ, तो आप कहेंगे सर इंफ्रारेड रे तो ऊपर लिखा हुआ है तो इसकी वेवलेंथ होगी ज्यादा, जो टॉप पर लिखा है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी लिखा है नीचे, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। आप इस गेम को समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर बेटा पेपर में पूछे कि इनमें से फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसकी ज्यादा है, तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, इनमें बिल्कुल उल्टा रिलेशन होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि किसी वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से अगर मैं बेटा फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो v बाई लैम्डा के बराबर आएगा, है ना? तो ये किसके बराबर आएगा? v बाई लैम्डा के। ठीक, अब यहां पे एक बात समझना कि फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि जो रेडियो वेव है इनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? मिनिमम। तो इनकी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी न्यूनतम आवृत्ति, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यूनतम आवृत्ति, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी कम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरे सर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, अगर एक सेकंड में 3 चक्कर लगाए तो मैंने कहा था इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। मान लो मैं एक सेकंड में 5 मुक्के मार दूं तो मेरे मुक्के मारने की फ्रीक्वेंसी 5। एक बच्चा मारे 15, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, प्रत्येक सेकंड में 15 बार मुक्के मार रहा है, मैं 5 बार ही मार पा रहा हूं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि उसकी एनर्जी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। यानी जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। किसी वेव की एनर्जी उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो जो रेडियो वेव है इनकी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है और एनर्जी भी मिनिमम होती है। न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम ऊर्जा। और बेटा बढ़ते बढ़ते ज्यादा किसकी होगी? गामा की। तो गामा की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ज्यादा होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, अधिकतम आवृत्ति और ऊर्जा। तो नीचे की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ेगी, जो नाम नीचे लिखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा और उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो याद रखना जब भी पेपर में आए, जैसे मैंने अपना जो है वो खुद मैंने याद किया हुआ है कि वेवलेंथ वाला मैंने याद किया है कि वेवलेंथ ऊपर वाले की ज्यादा होती है,
टॉप वाले की, नीचे वाले की कम। लेकिन मान लो पेपर में फ्रीक्वेंसी एनर्जी आ जाए तो वहीं के मैं उल्टा कर देना कि मैं घर से क्या पढ़ के आया हूं कि ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी पूछेगा तो यानी कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऊपर वाले की कम, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम होती है। यानी जो नाम ऊपर लिखा होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और जो नाम नीचे लिखा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा होती है, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा। अब ये बात आपको कितनी बढ़िया समझ में आई है, ये तुरंत हमें प्रैक्टिस सेट से पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे अभी हम यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आपसे वो ये है, दिमाग में सोच के करना, जो अच्छे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे वो कर लेंगे इजीली। करो ये। हम्म अब कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, देखते हैं किसका ठीक है। इसने कहा कि विजिबल इंफ्रा अल्ट्रा माइक्रो, दृश्य अवरक्त पराबैंगनी सूक्ष्म तरंगे, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन विच देयर वेवलेंथ इंक्रीज। बेटा वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो जो नाम टॉप पर होता है उसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, जो नीचे होता है उसकी वेवलेंथ होती है कम। तो उसने कहा कि वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है बेटा, हमें नीचे से ऊपर जाना है। भाई जो नीचे होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, ऊपर वाले की और ज्यादा, फिर ऊपर वाले की और ज्यादा, जो टॉप पर होगा उसकी बहुत ही ज्यादा। तो वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो इन सब में सबसे नीचे कौन सा था, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा। तो अल्ट्रा तो सबसे नीचे इन सब में, तो पहले नंबर पर आएगा 3। अल्ट्रा से ज्यादा वेवलेंथ बेटा किसकी होगी, उसके ऊपर है विजिबल। उससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इंफ्रा। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, माइक्रो। तो जो हमने चार्ट बनाया था उस चार्ट के अनुसार सबसे कम वेवलेंथ होगी इंफ्रा की और सबसे ज्यादा होगी माइक्रो की। तो 3 1 2 4 यानी कि डी करेक्ट आंसर है इसका, 3 1 2 4। जिन बच्चों ने डी लिखा होगा उनका सही है। पूरी क्लास में एक ने भी डी नहीं लिखा। सुमित कुमार लिख रहे हैं सी, शुभेंदु जाना लिख रहे हैं ए, स्मृति लिख रही है सी, अब विशाल का डी आया है, सोनी, दिव्यांशु, सबका गलत है। अब मेरे पास डी डी आने लग गया आंसर लाइन से। मेरे बताने से पहले किसी का डी नहीं था। भाई आपको ये नहीं पता चल रहा कि वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो बेटा बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि जिसकी वेवलेंथ कम है पहले वो आएगा। देखो यहां देखना, उसने 4 नाम कौन कौन से लिए, आप शायद नोट्स नहीं बना रहे हो साथ साथ। एक नाम लिया उसने अल्ट्रा, एक इंफ्रा, विजिबल, माइक्रो, ये 4 नाम थे। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, अल्ट्रा की, उसके ज्यादा होगी विजिबल की, उससे ज्यादा होगी इंफ्रा की, उससे ज्यादा होगी माइक्रो की। तो ये वाला पैटर्न बनाना था आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ये तो आसान है, तो आप कर लोगे। ज्योति उपाध्याय, विशाल, सोनी, सोनम, शुभेंदु, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी है। तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, इसका नाम टॉपर और रेडियो की। रेडियो ऑप्शन में नहीं है, उससे कम माइक्रो की, माइक्रो भी नहीं है, उससे कम इंफ्रारेड। देख रहे हो हिंदी वाले बच्चों, उसने इंफ्रारेड को पेपर में अवरक्त तरंग नहीं लिखा, इस इंफ्रारेड को ऐसे इंफ्रारेड ही लिख दिया। इसलिए मैंने कहा था कि हिंदी वाले बच्चों को उनके इंग्लिश नाम भी पता होने चाहिए। तो 90 का बन जाएगा डी। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसका नाम नीचे हो, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, गामा नहीं है तो फिर नंबर आएगा एक्स रहेगा। तो इसका आंसर बी हो गया। कह रहा है कि गामा रेज आर, गामा किरणें क्या हैं। एक में कह रहा है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और इनकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, एनर्जी भी। तो आंसर बनेगा सी।
ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है स्टॉप चैप्टर में ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय नहीं है? एक्सरे भी है, गामा भी है, इंफ्रा भी है, कैथोड रे तो मैंने आपको लिखवाया ही नहीं है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। ये वाला मैं आपका आंसर देखना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 करो। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना 16, उसके आगे ABCD लिखना। इससे पहले के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, ये क्वेश्चन खाली ABCD कोई बच्चा ना लिखे, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो, उसके आगे ABCD लिखो। शुभेंदु, सुमित, दिव्यांशु, सोनम, सौरभ, नितिन, कुछ आंसर आ रहे हैं हमारे पास। इसने कहा कि निर्वात में एक्स किरणों की चाल और गामा किरणों की चाल का अनुपात। बेटा मैंने आपसे कहा था, सबसे पहली लाइन मैंने आपको आज यही लिखवाई थी कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप चाहो तो एक शब्द ये भी लिख लो, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में, सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में 3 × 10⁸ की स्पीड से चलती हैं। तो बेटा वैक्यूम में सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं सेम स्पीड से, सबकी स्पीड सेम होती है। तो वैक्यूम में जो एक्स किरणों की स्पीड है वही गामा की भी है, इसकी स्पीड भी 3 × 10⁸ है, उसकी भी 3 × 10⁸ है। तो रेशो निकालोगे तो 1 निकल के आएगा। जिन बच्चों ने सी पे टिक लगाया उनका ठीक है, जो डी पे टिक लगा रहे हैं, भूपेश गुज्जर, ज्योति उपाध्याय जैसे, उनका गलत है। शुभम सिंह जैसे बी बता रहे हैं, नितिन डी बता रहा है, दीपू कुमार का मुझे सी दिखाई दे रहा है, विशाल का बी दिख रहा है। भाई हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸। तो एक्स किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और गामा भी हैं, दोनों की स्पीड 3 × 10⁸ है। वैक्यूम में इसकी स्पीड भी यही है और इसकी भी यही है, तो रेशियो आएगा 1। एक ढंग का क्वेश्चन था, वो आपने गलत कर दिया। एक बेटा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। देखो जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं हम, ये वेव प्रोड्यूस होती हैं अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण हो तो उसके एक्सिलरेट करने से, उसके त्वरण से। एक्सिलरेट करने का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी, उसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए, वेलोसिटी कम ज्यादा होनी चाहिए, कभी बढ़ रही हो कभी घट रही हो। तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती हैं। तो यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होंगी। एक लिख रहा है कि चार्जलेस पार्टिकल तो कर ही नहीं सकता, ना एक रुका हुआ चार्ज, और एक बेटा मूविंग चार्ज का मतलब है यहां पर कि वो एक ही स्पीड से चल रहा है। ये कंप्लीट बता रहा मैं कि एन एक्सिलरेटेड चार्ज, एक त्वरित आवेश। तो एक्सिलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एन एक्सिलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are produced by an accelerated charge। वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के द्वारा
पैदा होती हैं। ठीक है, अब बेटा जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे लिखा है, इनमें से हमें दो वेव के बारे में अलग से बातचीत करनी है। एक है जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और एक है जो इंफ्रा है। देखो, जब धरती पर सूर्य का प्रकाश आता है ना, उस प्रकाश के साथ में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे पास पहुंचती हैं। ये और यही अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें हैं। लग रहा है कि कोई लग रहा है ज्यादा बोलने से गले में कुछ खांसी हो रही है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज बेटा हमारे पास पहुंचती हैं, इन्हीं की वजह से आपको स्किन की समस्या होती है। आप धूप में अगर निकलो, तेज धूप में, तो उन्हें रंग काला सा हो जाता है। हम कहते हैं सन टैनिंग हो गई, स्किन थोड़ी अजीब सी हो जाती है धूप में। बहुत ही जो गोरे लोग होते हैं उनके चेहरे पे लाल लाल धब्बे से पड़ जाते हैं, बड़ा उन्हें इरिटेशन सी होती है। या जो लोगों को स्किन कैंसर हो जाते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे माइकल क्लार्क, उन्हें भी स्किन कैंसर मिला है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत आम है ये स्किन कैंसर वगैरह। तो स्किन कैंसर भी हो जाता है इनकी वजह से। लेकिन भगवान ने हमारे साथ एक चीज अच्छी की है कि सारी की सारी पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास नहीं पहुंच पाती, सारी की सारी नहीं पहुंचती। हमारे ऊपर भगवान ने एक चीज दी है, ओजोन लेयर। तो लगभग सारी अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये थोड़ी बहुत ही हमारे पास पहुंच पा रही हैं। तो जिन क्षेत्रों में ओजोन लेयर की थिकनेस कम है, थोड़ी पतली है, या कई जगह जो मान लो कि ओजोन लेयर नष्ट हो गई, तो वहां पर पराबैंगनी किरणें ज्यादा पहुंचती हैं, तो वहां पे स्किन समस्या ज्यादा मिलेंगी देखने को। तो जो ओजोन लेयर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, थोड़ी बहुत हमारे पास पहुंचने देती है। अच्छा, थोड़ी बहुत पहुंचनी भी चाहिए। जैसे हमारी बॉडी पे जो फैट होता है ना, उनके साथ में रिएक्ट करके विटामिन डी बनाती है, उससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं या जो पहलवान लोग होते हैं, वो तेल की मालिश करते हैं ताकि बॉडी पर फैट इकट्ठा हो जाए काफी, और फिर वो धूप में बैठ के दंड बैठक लगाएंगे। छोटे बच्चे की मालिश की जाएगी धूप में, तो विटामिन डी बने ताकि। तो कुछ इनके फायदे भी हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत खतरनाक होती है, और इसे कौन सी लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है? ओजोन लेयर। उसकी वजह से हमें इनसे सुरक्षा मिली हुई है। तो यहां पे लिखेंगे हम अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज are very harmful to human skin. Ultraviolet rays are very harmful to human skin. Are very harmful to human skin, comma, these rays are absorbed by ओजोन लेयर। हिंदी लिखेंगे पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए, मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इन्हें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इन्हें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है बेटा, जो ओजोन लेयर है, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए
हर साल ओजोन लेयर डे बनाया जाता है, जो अगले महीने ही है, सितंबर में। तो कोई बच्चा बताएगा कि ओजोन लेयर डे किस दिन मनाया जाता है? ओजोन लेयर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? कोई बच्चा बताएगा? बताओ। बेटा इतनी देर में तो गूगल से देख के भी ठीक कर देते आप। सोलह सितंबर वालों का ठीक है, जो 12-22 बता रहे हैं इनका गलत है। ओजोन लेयर डे बेटा हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। ये मुझे इसलिए याद रहता, हमारे साथ एक टीचर थे पॉलिटी के, अमर सर, तो उनका बर्थडे होता था 16 सितंबर को। तो उस दिन एक दिन मजाक में कह रहे थे एक जगह कि देखो मेरे जन्मदिन पर जो है ओजोन लेयर डे के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। आपको पता है पहले जब हम घरों में ये जो फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, इनमें हम CFC गैसें यूज करते थे। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसें। तो ये ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। तो अब CFC गैसों पे बैन लगा दिया गया है, अब इनका यूज नहीं करते। तो ओजोन लेयर की थिकनेस इनसे बहुत कम होने लगी थी। आर्टिका वगैरह के ऊपर तो गड्ढा भी हो गया था ओजोन लेयर में, तो अब इन पे बैन लगा दिया गया, तो ओजोन लेयर की थिकनेस फिर से ठीक होने लगी है, और जो गड्ढे हैं वो भी लगातार भर रहे हैं। तो CFC गैसों पर पूर्ण रूप से बैन है, उसकी जगह अब दूसरी गैसों का यूज किया जाता है। HCFC गैसों का यूज करते हैं हम, या HFC गैसों का यूज किया जाता है। तो उसकी जगह पर अब हम किसका यूज करते हैं? HCFC या HFC गैसों का यूज। CFC को हमने बंद कर दिया है, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और भी इसके अलावा यूज कर रहे हैं आजकल, अमोनिया का भी यूज किया जाता है, और भी कई सब्स्टिट्यूट आ गए इनके। पर ये याद रखना है कि CFC गैसों का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती थी। और एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस, इसकी मोटाई किसमें नापी जाती है, उसका मात्रक क्या है? ओजोन लेयर की थिकनेस, इसकी मोटाई नापने के लिए हम यूज करते हैं डोप्सन का। डोप्सन, ये लिख लेना। ठीक है। अच्छा एक बेटा यहां पर हमने लिखा ये इंफ्रारेड, अवरक तरंगे, इनके बारे में भी आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए। ये जो इंफ्रारेड वेव है ना, इनसे आपको गर्मी महसूस होती है। सन की लाइट जब हमारे पास में आती है, उसमें विजिबल लाइट तो होती है, प्रकाश तो है जो हमें चीजें दिखाता है, विजिबल लाइट। साथ में जब धूप में बैठते हैं आपको जो गर्माहट लगती है, वो इंफ्रारेड वेव की वजह से लगती है। ये जो इंफ्रारेड वेव है, इससे आपको गर्मी लगती है, गर्माहट लगती है, इसलिए हम इन्हें हॉट वेव भी कहते हैं, या थर्मल रेडिएशन, तापीय विकिरण भी कहते हैं ना हम, हॉट वेव या तापीय विकिरण। अगर आप जैसे कोई बल्ब आपने देखा हो जलता हुआ कभी, उसके आसपास अपना हाथ करना बल्ब के पास, तो आपको लगेगा जैसे आपके हाथ में कुछ घुस रहा है, कुछ गर्मी से घुस रही है, जलन से लगेगी। तो कोई भी चीज जब जहां पे आग निकल रही हो, प्रकाश निकल रहा हो, उसका आसपास आप अपना हाथ करते हैं, आपको जो लगता है कि बॉडी में आपको गर्मी से जा रही हो, इंफ्रारेड वेव होती है, इनसे हमें गर्माहट लगती है। कोई भी वस्तु अगर गर्म है, उससे इंफ्रारेड वेव निकलेंगी ही निकलेंगी। इवन हमारा जो शरीर है, इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड वेव निकलती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
लिखेंगे इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स are also called are also called are also called thermal radiation, are also called thermal radiation. Every hot object emits infrared waves. हिंदी में लिखेंगे अवरक्त तरंगों को तापीय विकिरण भी कहा जाता है। अवरक्त तरंगों को तापीय विकिरण भी कहा जाता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त तरंगें उत्सर्जित होती हैं। प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, इन्हें तापीय विकिरण भी कहते हैं। हर एक वस्तु जो गर्म है उनसे इंफ्रारेड वेव निकलती हैं। इस बात को ध्यान रखें सभी, ठीक है। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, अगली क्लास में से हम खत्म कर देंगे। इसमें एक तो आपको बताना है कि किस वेव की खोज किसने की है, और दूसरा एक आपको मुझे बताना है इसमें कि आपका किस वेव का हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एक क्लास में फिर खत्म हो जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पुराने बैच हो गए हैं जिनमें काफ़ी क्लास हो गई है, फिर आपके पास में केवल और केवल एक चैप्टर बचेगा फ्लूइड वाला, है ना। तो फ्लूइड वाला चैप्टर हम इन बच्चों को करा देंगे, फिर आपके जो है बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। है तो आपका चैप्टर, आपका फिजिक्स का सिलेबस हो जाएगा समाप्त। डिटेल में हमने बता दिया आपको सारी चीज़ें, तो इन्हें आप लगभग हर एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के दिन रखते हैं, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।